तो देखिए इस वीडियो के अंदर बात करूंगा कि लास्ट 4 महीने में ऐसा क्या करना चाहिए आपको कि अगर आप जीरो से भी स्टार्ट करते हो, थोड़ा बहुत पढ़ के रखा है, फिर भी 100 नंबर 100 मार्क्स आप फिजिक्स के अंदर ला सकते हो नीट 2019 में। तो देखिए इसकी स्ट्रैटेजी में सबसे जो मेन पॉइंट है वो आता है आपकी पेपर की स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए। देखिए फिजिक्स के अंदर जो है वो 8 से 10 क्वेश्चन आपको थ्योरेटिकल मिलेंगे। थ्योरेटिकल में ऐसा हो सकता है कि प्योर थ्योरेटिकल हो, उसके अंदर ग्राफिकल क्वेश्चन हो, उसको भी मैं ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए तो इन 10 क्वेश्चन में से हम एवरेज मान लें तो 10 क्वेश्चन में से आप अगर 8 करेक्ट कर देते हो तो आपके लिए सबसे बड़ी बोनस वाली बात हो जाएगी। और ये करना आपके लिए ईजी भी रहेगा क्योंकि बाकी के क्वेश्चन के मुकाबले ये 8 10 क्वेश्चन हैं आपके लिए सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट होंगे। और अब अगर आप स्टार्ट भी करते हो तो आपको बेसिक मैथ वगैरह अगर नहीं भी आती है तो भी आप उसके साथ जो है इन क्वेश्चंस को इजीली करेक्ट कर सकते हो क्योंकि आपको सिर्फ पढ़ना है और जाके करेक्ट करके आना है। सेकंड स्ट्रेटजी आती है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस की। तो देखिए फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो नीट में एवरेजली 15 से 20 क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं और इनके लिए आप स्ट्रेटजी बना के जा सकते हो। देखिए अगर आपको यकीन ना हो तो आप लास्ट के पेपर लगा के देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करने से आपको आंसर मिल जाता है। तो इसके लिए आपको करना ये है कि आज से ही लग जाना है कि आपको 4 महीनों के अंदर जो है वो फॉर्मूला मुंह जुबान पर याद होने चाहिए। और फॉर्मूला वही लगाने हैं जो कि लास्ट 10 ईयर 20 जो 10 से 15 ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं उनके अंदर कौन से फॉर्मूला यूज हुए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो हो सकते हैं लेकिन बेसिक जो चैप्टर के जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं वो भी आपको याद होने चाहिए और एकदम से याद होने चाहिए क्योंकि कोई मिस्टेक आपसे नहीं होनी चाहिए। और किसी के अंदर अगर थीटा वगैरह की वैल्यू है तो वो भी आपको एग्जैक्ट याद होनी चाहिए क्योंकि देखिए नीट के अंदर ये ऐसा ही होगा कि 1 अपॉन में कॉस थीटा आना था या ऊपर में कॉस थीटा आना था, ऐसे ही आंसर बदल जाते हैं। रेशियो में आंसर दे रखे होते हैं 4:5 होगा या 5:4 होगा, ऐसे ही आंसर आता है। तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करना होगा और इन फॉर्मूलाज को याद भी करना होगा। उसके बाद में आते हैं लॉन्ग कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन। तो देखिए लॉन्ग कैलकुलेशन मतलब थोड़ी बहुत कैलकुलेशन भी है वो से लेकर थोड़ी लॉन्ग कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन, तो ऐसे जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो बच जाते हैं। इसमें देखिए आपको थोड़ी बहुत मैथ्स भी लगानी पड़ेगी, इंटीग्रेशन वो है डिफरेंशिएशन वो भी लगाने पड़ेंगे। तो अगर आप तो आपको आते हैं तो ठीक है, अगर आपको नहीं आते हैं तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, आप उन क्वेश्चंस को बिल्कुल छोड़ सकते हो। उसके बाद में स्ट्रेटजी आती है हाई वेटेज चैप्टर्स की। देखिए जो हाई वेटेज के चैप्टर्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट कर लीजिए। इन 4 महीनों में कोशिश कीजिए कि उन अगर 20 चैप्टर है आपके टोटल हैं, 20 चैप्टर्स हैं, तो 20 चैप्टर्स में से आप उन 10 चैप्टर के ऊपर फोकस कीजिए जिनके 45 में से 20 या 25 क्वेश्चन आते हैं। उनके ऊपर मत फोकस कीजिए कि जो कि नंबर्स में बहुत ज़्यादा हो या फिर नंबर्स में भी कम हो लेकिन उनके क्वेश्चन सिर्फ 4 से 5 आए या फिर एवरेज एक चैप्टर में से एक क्वेश्चन आता है। ऐसे चैप्टर के ऊपर फोकस कीजिए जिससे एवरेजली 1 से 3 या 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। तो वो यूनिट या फिर वो चैप्टर वो कौन सा है उसके बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं 11th की। देखिए 11th में मैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, आपको भी पता है, लेकिन अगर काफ़ी लोगों को मैकेनिक्स में काफ़ी चीज़ें नहीं आती हैं उसके अंदर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपको जो है वो प्रोजेक्टाइल वाला चैप्टर आना चाहिए। उसके बाद में आपका एनएलएम वाला जो है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है वो आना चाहिए और वर्क पावर ऑफ एनर्जी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ठीक है, रोटेशनल बहुत थोड़ा सा हार्ड रह जाता है, उसके कुछ जो क्वेश्चन होते हैं काफ़ी हार्ड भी होते हैं, कभी कभी जो अच्छा स्टूडेंट होता है वो भी सॉल्व नहीं कर पाता है। तो आप उसको अगर आप नहीं आता है तो आप बाद में कर सकते हो। ग्रेविटेशन इंपॉर्टेंट है। ग्रेविटेशन एक छोटा सा चैप्टर है जो कि ज़्यादा इतना हार्ड नहीं है बट उससे एवरेज 2 या 3 क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं। उसके बाद में जब एसएचएम है और जो डॉपलर वाला है उनमें से क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी इजी भी आता है, लेकिन डॉपलर वाला मैं आपको बोलूँगा कि आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और उसके बाद में देखिए जब से थर्मोडायनेमिक्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थर्मोडायनेमिक्स से जितने भी चैप्टर हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सब मिला मिला के वो 5 क्वेश्चन बिल्कुल लेकर आ जाते हैं। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके क्वेश्चन जो हैं वो वर्क निकालने पर बेस होते हैं, कभी कभी हीट पूछता है, कभी कभी ग्राफिकल क्वेश्चन होते हैं, कभी कभी थ्योरेटिकल होते हैं। तो काफ़ी ईजी भी हो जाता है अगर आपको सब कुछ आता है। 12th के अंदर हम जाएँ तो देखिए 12th के अंदर जो है वो फर्स्ट जो आपका है करंट इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रोस्टेट है, वो मैग्नेट वाला है, फिर अल्टरनेट करंट है। ये काफ़ी हाई वेटेज है का इंपॉर्टेंट करे को आपको देखोगे तो मैग्नेट एंड इलेक्ट्रो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ नीट के लिए नहीं, ये फिर एम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हाई वेटेज है। अगर आप नीट के अंदर जाओगे तो आपको डायरेक्टली इसके से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे और एम्स के अंदर भी जाओगे तो एम्स के अंदर भी एसर्शन रीजन हो या फिर डायरेक्टली वो 40 क्वेश्चंस हो, आपको इनके डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे।
उसके बाद में जो रे ऑप्टिक्स अगर आपको नहीं आता है तो आप उसको छोड़ सकते हो, उसके एक या दो क्वेश्चन मिल आएंगे, आपको छोड़ सकते हो, बिकॉज उसके कभी कभी लेंथी होते हैं और प्लस माइनस में भी होते हैं, तो चांसेस हैं कि आपका आंसर करेक्ट ना आए। लेकिन जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है यानी मॉडर्न फिजिक्स है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो और सेमीकंडक्टर के अंदर देखिए जो गेट्स वाला पार्ट है उसके अंदर से एक गेट का क्वेश्चन बिल्कुल आएगा, और ऑलमोस्ट 80% क्वेश्चन में उसका आंसर जो होता है वो नैंड ही होता है। ये बात अलग है, लेकिन आपको उनको उसके ऊपर फोकस करना हो, क्योंकि देखिए गेट का क्वेश्चन एक आना ही आना है, और गेट का जो थ्योरी है वो मुश्किल से 2 पेजेस की होगी। तो अगर आपको 2 पेजेस पढ़कर एक क्वेश्चन श्योर मिल रहा है तो आपको वो बिल्कुल पढ़ना चाहिए। और एंड में जो YDSE वाला है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूले को ऊपर नीचे करके जो एक 3-4 चीज़ों की वैल्यू दे रखी होती है और किसी एक की वैल्यू पूछ रखी होती है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, सारी वैल्यूज आपको दे रखी होती है, आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और आंसर लेके आना है। और देखिए मैं आपको ये भी बता दूं कि इन चैप्टर्स को मैंने हाई वेटेज आपको बता दिया, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा मेहनत किसमें करनी पड़ेगी, वो है इलेक्ट्रो एंड मैग्नेट। इनके क्वेश्चन जो होंगे वो आपको लगते तो हैं यार एक चैप्टर में से 3-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन ये चैप्टर इतने भी ईजी नहीं है कि इनके क्वेश्चन जो हैं वो इतने भी ईजी नहीं होंगे। तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगर, और देखिए इनमें से थ्योरी वाले क्वेश्चन भी आते हैं तो वो भी ज़्यादा इजी नहीं होते हैं, क्योंकि वो डीप थ्योरी के अंदर आते हैं। आपको याद करना होगा, बस देखिए आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद कर सकते हैं। ऐसा मत कीजिएगा कि आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ लें, क्योंकि देखिए काफ़ी सारी गाइड है, काफ़ी सारे मॉड्यूल है, उनके अंदर बहुत सारा एक्स्ट्रा देगा। उन गाइड्स को ऐसे बनाया गया है ताकि स्टेट PMT की भी क्लियर हो जाए, लेकिन आपको सिर्फ NCERT के आसपास का पढ़ना है। अब ये भी मत कीजिएगा कि आप फिजिक्स की NCERT लेकर बैठ जाएं, बिकॉज फिजिक्स की NCERT जो है वो सिर्फ एम्स के एसर्शन रीजन में ही इम्पॉर्टेंट है, फिजिक्स के नीट के अंदर इतना इम्पॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है। और उसके बाद में देखिए आपके 4 से 5 क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीट होते हैं नीट फिजिक्स में, तो और उसमें से मैक्सिमम होते हैं JEE मेन या EA में से। तो उनके क्वेश्चन बिल्कुल करते रहिए, जैसे मैंने आप लास्ट वीडियो में बोला था, आप उनके क्वेश्चन बिल्कुल करते रहिए, और उनके उनके जो क्वेश्चन हैं आपको मिनिमम 2 बार सॉल्व करने चाहिए, ताकि आपको उनके आंसर्स विथ क्वेश्चन अप्रोक्स आपको याद हो जाए ना, कि हाँ ऐसे क्वेश्चन था, उसके अंदर आंसर तो 9 था, उसके अंदर आंसर में नीचे L था, पाई ऊपर था, ऐसा कुछ आपको अप्रोक्स आपके माइंड में बैठ जाना चाहिए। क्योंकि देखिए अगर आप किसी क्वेश्चन को 2 बार सॉल्व करोगे तो थोड़ा बहुत अंदाजा लगने लग जाएगा, आपको लगेगा हाँ इसका आंसर ये हो सकता है उन 4 ऑप्शन में से, और फिर वो करेक्ट हो ही जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद में देखिए कि एम्स के भी आपको क्वेश्चन लास्ट 10 ईयर्स के, और देखिए स्पेशली मैंने आपको बोला है कि जो IIT है, IIT जो JEE एडवांस है, उनके जो लास्ट 10 ईयर्स की जो प्योरली जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, ओनली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, उनको आपको सिर्फ पढ़ना है, आपको आंसर आता है, आप गैस कर सकते हो, आपको अच्छे तरीके से आता है, आप बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। अगर आपको नहीं आता है तो उस चीज़ को प्योर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बिल्कुल याद कर लेना है, क्योंकि अगर आपके जो थ्योरी वाले क्वेश्चन आएंगे वो उन्हीं के ऊपर बेस्ड होंगे। और उसके बाद में देखिए आपको इम्पोर्टेंट ये करना है कि लास्ट 2 मंथ के अंदर आपको हर 3 दिन छोड़ कर के मिनिमम 50 क्वेश्चन या फिर 40 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और वो भी फुल सिलेबस के। आपको ध्यान में रखना है कि ऐसा कोई पेपर हो आपके पास, अगर आपको आप प्रीवियस ईयर के नीट के क्वेश्चन भी कर सकते हो, तो आपके पास 45 क्वेश्चन होते हैं, आपको हर 3 या 4 दिन में आपको सॉल्व करना है। इससे होगा ये कि जितने भी आपके फॉर्मूलाज है, जितनी भी आपकी थ्योरी है, जितने भी आपने पढ़ा है, जितने भी आपने कुछ करा है, वो रिकॉल होता रहेगा, आपके माइंड में रिवाइज होता रहेगा। और देखिए आपने पढ़ तो लिया है सब चीज़ को, सब चैप्टर को पढ़ा, लेकिन आपने सभी को अलग 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 पढ़ा है, लेकिन आपको एग्जाम के अंदर सभी को एक साथ में अपने माइंड में रखना पड़ेगा। तो उसकी प्रैक्टिस करने के लिए ज़रूरी है कि आप फुल लेंथ के जो क्वेश्चन है एक साथ करें, ताकि आपका माइंड जो है उन सब चीज़ों को एक साथ बिठाकर रीड कर सके और आपको करेक्ट आंसर लाने में मदद कर सके। एट द एंड जैसा मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि ये सब कहना बहुत इजी है, ये सुनना भी बहुत इजी है, बट इसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। लेकिन इन 4 महीनों में देखिए, जैसे कि मैंने बोला कि आपको अगर बहुत शॉर्ट टाइम है, तो अगर आपको कुछ अगर हार्ड भी लगता है तो आप कर लोगे, आपको बोर जैसा नहीं लगेगा, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर मैं आपको बोलता कि आपको 8 महीने के लिए ये सब कुछ करना है तो थोड़ा सा बोर होने लगते हैं, लेकिन अब तो 4 महीने हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कब किया और कब हो गया और कब नीट का एग्ज़ाम हो गया और कब आपके 100 मार्क्स आ गए।